वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका 25th को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसका मैथ्स का मॉक टेस्ट। ठीक है, सो टॉप 10 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप इनको प्रैक्टिस करो, देखो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 8:9 एंड देयर सम इज 1037। फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपको रेशियो दी हुई है दो नंबर्स की 8:9। सो मान लेते हैं एक नंबर 8x है और दूसरा नंबर आपका 9x है, और इन दोनों का सम दिया है तो एड अप कर लो। सम आपको दिया हुआ है 1037। फ्रॉम हियर 8x प्लस 9x इज 17x इज इक्वल टू 1037। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज डिवाइडेड बाय 17। इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट 61। तो 61 तो x की वैल्यू है, बट आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेटर नंबर। तो एक नंबर तो 8x था, दूसरा नंबर क्या लेट किया था 9x, तो इनमें ग्रेटर कौन सा होगा, ग्रेटर तो यही होगा ना 9x वाला। सो 9x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 9x। सो 9 इंटू एक्स, एक्स आपका 61 है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो 9 इंटू 61 इज 549 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर आएगा उसका सिर्फ यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो हमें इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो इनके यूनिट डिजिट को ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 2 हो जाएगा 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 आ गया, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, उसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16, तो उसका आपका यूनिट प्लेस डिजिट 6 आ जाएगा, मतलब फाइनल जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा दैट इज 6। तो बी पार्ट इज योर आंसर। तो यूनिट प्लेस डिजिट जब भी निकालना होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस के जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो उनका भी यूनिट डिजिट ही लेते जाओ। ठीक है, तो जो भी लास्ट में आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर मार्क्स अ प्रोडक्ट एट RS 3750। ठीक है, मार्क्ड मतलब ये मार्क्ड प्राइस है आपका। ठीक है, ही सेल्स इट एट 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट पे उसने उसको बेचा, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट, फिर भी उसने प्रॉफिट लिया, उसको हुआ कितना 250 रुपीज़ का। कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो आपको गिवन क्या दिया, पहले तो मार्क प्राइस गिवन दिया है, मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 3750, फिर ही सेल्स मतलब वो सेल करता है 20% डिस्काउंट पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है डिस्काउंट जो लगता है वो मार्क प्राइस पे लगता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो डिस्काउंट 20% करके उसने बेचा, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ये जो मार्क्ड प्राइस है, इसमें से आपने माइनस करना है, क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया 20%, तो 20% ऑफ या 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, क्योंकि ये मार्क्ड प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ दैट। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दी सेलिंग प्राइस एज 3000। तो उसने उसको 3000 पे बेचा, फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ कितना 250 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट कितना दिया है 250 रुपीज़ का। बट प्रॉफिट आपको पता है किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, वही प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, इज इक्वल टू 250। सेलिंग प्राइस अभी हमने फाइंड की कितनी 3000, सो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 3000 माइनस CP इज इक्वल टू 250। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 2750। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस तो पहले से गिवन थी, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस करोगे यू विल गेट 1000। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इनको माइनस कर लो, यू विल गेट 1000 एज योर आंसर। सो आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A to B is 3:4, B to C is 5:6 and sum of A, B and C is 236, find the value of B। तो पहले तो रेशियो दिया आपको A to B and B to C, तो अब पहले आपको इन तीनों की रेशियो निकालनी होगी, A to B to C। ठीक है, आपको क्या दिया, देखो A, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि A to B दिया हो और B to C दिया हो, और आपको पूरी रेशियो निकालनी हो तीनों की, A to B to C। तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लिया A B C, तो A to B की रेशियो क्या थी 3:4, तो यहाँ आ गया 3:4, और B to C की रेशियो यहाँ पे लिख दो, B के नीचे 5:6। फिर ये जो नंबर है इसी को यहाँ पे लिख दो 4, और ये जो नंबर है इसी को यहाँ पे लिख दो 5, और इनको कर दो मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास आ जाएगी A to B to C की रेशियो 5 3 15 5 4 20 6 4 24। तो ये आपके पास रेशियो आ गई A to B to C। अब इन तीनों का सम भी दिया हो आपको 236, तो इनका सम कर लो, क्योंकि रेशियो दी हुई है तो हम मान लेते हैं ये 15x है, ये 20x है और ये 24x है। तो आपको गिवन क्या दिया है 15x प्लस 20x प्लस 24x इज इक्वल टू 236। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 236 डिवाइडेड बाय 59, और इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 4। 59 4 236, तो x की वैल्यू तो आपके पास 4 आ गई। फाइंड दी वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू निकालनी है आपको। ये देखो b कितना है 20 है, तो b हो जाएगा आपका 20x, तो x की वैल्यू 4 है, सो b विल बी इक्वल टू 20 इंटू 4 दैट इज 80। 80 इज योर आंसर, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, देखो टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, तो वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार एग्जाम से पहले वो सारी वीडियोस एक बार देख लो, उनको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन आने हैं आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, ST एंड U टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 30 डे में वो काम कर देते हैं। इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ST एंड U, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो दी है। एफिशिएंसी क्या हो गया कि S की एफिशिएंसी 28 मीन्स उसको एफिशिएंसी होती है एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करेगा, तो S एक दिन में 20 यूनिट्स काम करता है, T जो है एक दिन में 15 यूनिट्स काम करता है, और U जो है वो एक दिन में 12 यूनिट्स काम करता है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि एक दिन में कितना वर्क करता है। देन इन हाउ मेनी डेज U अलोन कैन कंप्लीट, तो आपको U का निकालना है, U कितने दिन में यह काम करेगा। ठीक है,
तो पहले तो यहाँ पे आपको टोटल वर्क निकालना होगा, कितना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखो हमें दिया एस टी एंड यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा जो उनकी एक दिन की एफिशिएंसी है, एक दिन में वो कितना काम करते हैं और टोटल कितने दिनों के लिए उन्होंने काम किया, 30 दिनों के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो आपको मिल जाएगा टोटल वर्क। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी को कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये जो 30 डेज का वर्क है ये तीनों मिलकर करते हैं, तो इनको एडअप कर दो इन तीनों एफिशिएंसी को, ठीक है। एडअप करेंगे तो 47 आ जाएगा। 47 इन तीनों की एफिशिएंसी है, तीनों की एफिशिएंसी। इट मींस अगर ये तीनों गट्ठे काम करते हैं तो एक दिन में 47 यूनिट्स ऑफ वर्क ये कर देंगे, जिसमें से 20 यूनिट्स ऑफ वर्क एस करेगा, 15 यूनिट्स ऑफ वर्क पी करेगा और 12 यूनिट्स ऑफ वर्क यू करेगा। ये टोटल एफिशिएंसी है, ठीक है। क्योंकि हमें टोटल एफिशिएंसी क्यों चाहिए, क्योंकि हम टोटल वर्क फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू ये एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में ये तीनों मिलकर इतना काम कर देते हैं, बट उन्होंने कितने दिन काम किया, 30 डेज। तो टोटल जो वर्क उन्होंने किया होगा वो होगा 30 × 47, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। या जो आपके पास 1410, ये टोटल वर्क आ गया। अब तो सिंपल है, टोटल वर्क आ गया। आपको क्या निकालना है कि बी को, यू को कितना टाइम लगेगा, यू को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए। अब टोटल वर्क आपको पता है, तो अगर आपको टाइम निकालना हो तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम का फॉर्मूला। टाइम विल बी इक्वल टू टोटल वर्क, क्योंकि पूरा काम उसने अकेले ने करना, और एफिशिएंसी। अब इस केस में हम सिर्फ यू का टाइम निकाल रहे हैं, तो यू की एफिशिएंसी आपको कंसीडर करनी है। यू की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, यू विल गेट योर आंसर एज 235/2। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 12 वर्कर्स इन एन ऑफिस एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द वर्कर्स इज, ठीक है। 12 वर्कर हैं और एवरेज एज सबकी इतनी है, ठीक है, 35.5 ईयर्स। अ न्यू वर्कर जॉइंस द ऑफिस, द एवरेज बिकम्स 37 ईयर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार जेके एसएसबी के एग्जाम में आता है, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं उनका एवरेज ये होता है, एक नया बंदा आ गया या एक बंदा चला गया, ठीक है, तो उनके आने से या तो एवरेज बढ़ जाती है या घट जाती है। तो हमें बताना होता है कि जो नया बंदा आया उसका कितना होगा, उसकी एज पूछ लेता है या कभी कभी वेट भी होता है, ठीक है, जो भी क्वांटिटी पूछी होगी। यहाँ पे आपको बताना है ये जो नया बंदा आया जिसकी वजह से एवरेज 35.5 से कितनी होगी, 37 होगी, मतलब इंक्रीज होगी एवरेज, उसकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे 12 वर्कर्स हैं, 12 वर्कर्स की जो एवरेज थी वो कितनी थी 35.5। एक नया बंदा आया, ठीक है, उसकी वजह से एवरेज कितनी होगी 37। पहले देखो एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है, 1.5 इंक्रीज हुई है ना। अब उसका वेट कितना होगा, उसका वेट होगा ये 37, जो अब जो एवरेज है उतना तो होना ही होना चाहिए, प्लस साथ में 12 इंटू जितना ये इंक्रीज हुआ है, 12 इंटू 1.5, 12 इंटू 1.5 करोगे यू विल गेट 18। सो 37 + 18 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 55 ईयर्स। वो जो नया बंदा आया उसकी एज कितनी हो जाएगी 55 ईयर, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने वीडियोस में, आप चाहो तो वीडियो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हर एक टॉपिक की वीडियो बनी हुई है जूनियर असिस्टेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 60, ठीक है, 9 नंबर हैं उनकी एवरेज 60 है। दैट ऑफ फर्स्ट 5, उनमें से जो पहले 5 हैं उनकी एवरेज अलग से दी हुई है इज 55, एंड नेक्स्ट 3, और जो नेक्स्ट 3 हैं उनकी एवरेज भी अलग से दी हुई है, ठीक है। टोटल आपके पास 9 नंबर है, वो कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर कह रहे हैं द 9th नंबर इज 10 लेस देन द 10th नंबर। एक 10th नंबर और भी है जिसका जिक्र इसने बाद में किया क्वेश्चन में, ठीक है, ये 10th नंबर, देन द 10th नंबर आपको फाइंड करना है। तो अगर 9 नंबर की एवरेज आपको दी हुई है, ये जो पहले 9 नंबर्स हैं इनकी एवरेज आपको दी हुई है कितनी है 60, तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, हमें सम निकालना होगा। सम इज इक्वल टू, क्योंकि एवरेज आपके पास, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। तो यहाँ से अगर सम निकालना है तो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम विल बी इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। तो एवरेज इनकी 60 है और नंबर कितने नंबर्स हैं, ये 9 नंबर्स हैं, तो इंटू 9 कर देंगे तो ये तो टोटल इनका सम आ जाएगा। 60 × 9 कितना हो जाएगा 540, ठीक है, यह क्या टोटल सम। अब फर्स्ट 5 नंबर्स की एवरेज भी आपको दी है तो इनका सम भी निकाल दो, S1 फर्स्ट 5 नंबर्स का सम वो हो जाएगा 55 इंटू नंबर, कितने नंबर्स हैं ये 5 नंबर्स हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 5 25, 5 2 कैरी 25 एंड 27, ये आ गया 275। ये पहले 5 नंबर्स की हमने सम निकाला, ठीक है। इनका सम कितना आ गया 275 और इनका टोटल सम कितना आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 का भी आपको दिया हुआ है, ये जो नेक्स्ट 3 है इनकी एवरेज भी दी है तो इनका सम भी हम निकाल सकते हैं। इनकी एवरेज आपको दिया 65 और ये 3 नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 3 5 15, 5 1 है कैरी, 3 6 18 एंड 119, तो ये 195 आ गया इनका सम। अब आपको निकालना पहले ये 9th नंबर, ये वाला 9th नंबर। तो ये कैसे निकालोगे, टोटल सम देखो ये दिया है ना, इनमें से ये दोनों सम माइनस करने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 540 में से माइनस करना है 195 और माइनस करना है 275, यू विल गेट दिस 9th नंबर, ठीक है। यहाँ से ये 9th नंबर आ जाएगा, तो 9th नंबर आपका हो जाएगा, 9th नंबर विल बी इक्वल टू 540 माइनस 275 माइनस 195 विच इज इक्वल टू 70। बट ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। आपको क्या बोला हुआ है आगे, द 9th नंबर जो है, 9th नंबर हमने निकाल दिया जो 70 है, ठीक है, इज 10 लेस देन द 10th नंबर, ये 10th नंबर से 10 कम है, तो इसका मतलब ये अगर 70 है तो 10th नंबर कितना होगा, इससे 10 ज़्यादा होगा, दैट इज 80 होगा, तो 80 आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, तो क्वेश्चन को अपने एग्जाम में ये चीज़ अच्छे से देखनी है कि फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ठीक है। वहीं पर मिस्टेक हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएंगे, तो यहाँ 70 आंसर नहीं 80 आंसर है। 9th नंबर ही उसने पूछा 10th नंबर। Question number 8, the price of a commodity raised by 40%, find how much percentage a household reduce his consumption of that commodity so as not to increase its expenditure। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए भी हुए वीडियो में, ठीक है। परसेंटेज की वीडियो देखोगे, सबसे पहला फार्मूला इसी का मैंने बताया हुआ है कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस परसेंटेज में इंक्रीज हो जाए तो उसकी कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, है ना।
ताकि हमारा खर्चा उतना ही हो। तो वो कितनी कंजप्शन डिक्रीज़ करनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 100 टाइम्स पी अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज। ठीक है, तो पुट कर दो पी मतलब कितना उसका प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 100 इंटू 40 अपॉन 100 प्लस 40 दैट इज़ 140 हो जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल, यू विल गेट ये आ जाएगा आपके पास 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 28.5 आएगा। तो यहाँ पे 28.5 तो नहीं है, तो बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ए हो जाएगा, दैट इज़ ए पार्ट इज योर आंसर। तो इसी क्वेश्चन में अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता, इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाता यहाँ पे, तो फिर हमें कंजप्शन इंक्रीज करनी पड़ी, तो तब यही फॉर्मूला लगाना था, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ 100 माइनस पी हो जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज आर एस एक्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है, कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल की कितनी है, एक्स है। ठीक है जी, विच इज मार्क्ड 60% अबो कॉस्ट प्राइस, विच इज मार्क्ड मतलब मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस उसकी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस से 60% ऊपर मार्क की हुई है, दैट इज एक्स प्लस 60% मीन 0.6 टाइम्स एक्स जो है वो ज़्यादा है, दैट इज 1.6 टाइम्स एक्स आ जाएगा, ये मार्क्ड प्राइस आएगी। एंड आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट दी आर्टिकल इज सोल्ड, तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितने का बेचा उसने, मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है, तो मार्क्ड प्राइस ये है आपका, इस पे डिस्काउंट देना है 1.6 टाइम्स एक्स माइनस कितना डिस्काउंट दिया इस पे 20%, 20/100 इंटू 20% किसका, इसी का मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट। अब नेक्स्ट क्या, सेलिंग प्राइस देखो आपको दिया हुआ है, इफ द सेलिंग प्राइस इज आर एस, ये अमाउंट में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमने अभी फाइंड किया 1.28x, इसको इक्वेट कर दो 768 से, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 768 अपॉन 1.28, तो इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एज 600। अब आपको फाइंड क्या करना, फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस एक्स ही है, देखो कॉस्ट प्राइस एक्स ही है, दैट इज 600 इज योर आंसर, बी पार्ट इज योर आंसर। Question number 10. If 5 boys take 7 hours to pack 35 toys, how many boys can pack 66 toys in 3 hours? तो ये आपका सिंपल वो क्वेश्चन है, कौन सा, मैन वर्क एंड टाइम के फार्मूला वाला। क्या फार्मूला होता है, M1 इंटू T1 अपॉन वर्क डिनोमिनेटर में अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 अपॉन W2। तो ये फार्मूला लगा दो, M1 तो पहले कितने मैन है, 5 बॉयज़ हैं तो 5 आ जाएगा, इनको कितना टाइम लगता है 7 आवर्स लगते हैं, और कितना काम किया इन्होंने 35 टॉयज़ इन्होंने पैक किया अपॉन 35 इज इक्वल टू M2 मीन्स कितने बॉयज़ होंगे वो तो हमें फाइंड करना है, M2 T2 कितना टाइम लगता है इनको 3 आवर्स अपॉन W2 कितना वर्क किया इन्होंने 66 टॉयज़। तो इसको सिंप्लीफाई करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ M2। 5 7 से 35 हो जाएगा, 35 ये तो 1 हो जाएगा, तो 65 इधर आएगा, 66 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 66 M2 इंटू 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट वैल्यू ऑफ M2 एज 66 अपॉन 3, 3 2 6 3 2 6 दैट इज 22, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस मैथ्स के जूनियर असिस्टेंट के लिए, रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी, और प्ले लिस्ट में जाकर जूनियर असिस्टेंट के मैथ्स और जो रीजनिंग है वो आप जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।